को आप अगर है तो ठीक है, नहीं तो अपने कॉपी पेन से नोट कर लें। मेन जो अपने थिंकर्स हैं उनको अपने यूनिट वाइज पढ़ना है। प्लेटो, एरिस्टोटल, अगस्टीन, थॉमस एक्विनास है, मैकियावली, ये सेकंड यूनिट में हैं। थर्ड यूनिट में हॉब्स, लॉक और रूसो जो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत के विचारक हैं वो हैं। यूनिट 4 है, उसमें अपने उपयोगितावाद के जो सिद्धांत विचारक हैं बेंथम, मिल और आदर्शवादी विचारक, नैतिक विचारक टी.एस. ग्रीन, थॉमस सीगल ग्रीन है। और यूनिट जो 5 हैं उसमें अपने हेगल और कार्ल मार्क्स ये हैं। ये अपना टोटल सिलेबस है पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट का, पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट का। तो अब अपने प्लेटो पढ़ेंगे। प्लेटो को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उनको पढ़ने का औचित्य क्या है, उससे पहले कौन से विचारक हुए, या कौन कौन से विचार या चिंतन या राजनीति के अंदर कौन सी चीज़ें निकल के आई, वो अपने एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने ये बनाया है खुद का हैंड रिटन नोट्स, अपने प्लेटो है, प्लेटो को पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने राजनीतिक विचार का स्वरूप पढ़ देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि समस्त जो जीवधारी हैं उसमें केवल मानव ही एक ऐसा जीव है जिसके पास सोचने विचारने की शक्ति है, उसको अपने वातावरण को जानने समझने और बदलने की शक्ति होती है, बुद्धि होती है। राजनीतिक चिंतन का विषय क्या होना चाहिए, ये बहुत ही एक डिस्कस का विषय रहा है कि अपने जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनका जो सोचने का विषय था, उनका लक्ष्य था, वो क्या था, उनका क्षेत्र क्या था। जैसा कि उसको हम, ये वैसे तो एक बहुत ही डिस्कोर्स का विषय है, लेकिन फिर भी फिलिस डॉयल की बात करें तो वो इसके 3 विषय मानते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि मनुष्य की प्रकृति तथा उसके कार्य एवं शेष विषयों से उसका संबंध, जिसमें संपूर्ण जीवन का विवेचन स्वतः निहित होता है, कि विवेचना करना ही राजनीतिक चिंतन का विषय है। इस प्रकार से इसमें 3 बातें निकल के आती हैं राजनीतिक चिंतन में। पहला, मनुष्य की नेचर ऑफ ह्यूमन, यानी मानव की प्रकृति क्या है। दूसरा, वर्क ऑफ या एक्शन ऑफ द ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य के कार्य क्या हैं। और थर्ड जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, शेष विषयों के साथ उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया, उससे उत्पन्न परिणाम। इन तीनों चीज़ों को ही हम राजनीतिक चिंतन का विषय मानते हैं। एक बात मैं आपको नोट करा दूं, इस कथन से कई बार हम इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि राजनीतिक चिंतन में तो इस प्रकार से सारी चीज़ें शामिल हो जाएंगी, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब कुछ उसमें समेटा हुआ है। ऐसा नहीं है। हमें ये समझना होगा कि इसका जो केंद्र बिंदु है वो स्टेट है, राज्य है। इसका प्रथम और अंतिम जो टारगेट है, ध्येय है, वो केवल और केवल राज्य के स्वरूप और उसके लक्ष्य और उसके विभिन्न रूपों की विवेचना करना है। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी हम पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ेंगे उसका जो केंद्र बिंदु है वो स्टेट रहेगा। ठीक है। हम मानते हैं कि व्यवहारवाद में कुछ अलग बातें हुई हैं, जो अपना परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत जो अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उसके अंदर हमें नहीं उलझना है। यहाँ हमें टू दी पॉइंट देखना है कि राजनीतिक चिंतन का जो केंद्र बिंदु है वो स्टेट है। अब जो अपना पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनकी विषय वस्तु क्या है, उसमें मैंने कहा कि वो स्टेट है जो केंद्र बिंदु रहेगा। तो इसलिए स्टेट के अंदर क्या रहेगा वो है, पहला, राज्य का स्वरूप। मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें आपको सोफिस्टिज्म है, यानी जो अपना यूनान का जो राजनीतिक चिंतन है उसकी जो अलिखित इतिहास है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। और उसके सबसे बड़े जो विचारक हैं वो है सोफिस्ट। सोफिस्ट ये मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है और मनुष्य ने उसे अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया है। और ये जो इनकी बात है वो एक इस बात की थोड़ी सी विपरीत है जो प्लेटो और अरस्तु कहते हैं। वो कहते हैं कि राज्य एक स्वाभाविक व्यवस्था है। तो प्लेटो और अरस्तु है वो राज्य को एक नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, एक स्वाभाविक संगठन मानते हैं, और वो कहते हैं कि इसका उदय और इसका विकास मानव की स्वाभाविक सामाजिक भावना के कारण हुआ है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पर कोटेशन है जो काफ़ी बार नेट में भी पूछी गई है, कॉलेज लेक्चर, स्कूल लेक्चर में भी पूछी गई है, एरिस्टोटल की। स्टेट कम इन टू एग्जिस्टेंस फॉर द सेक ऑफ लाइफ एंड इट कंटिन्यूस टू एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ। ये कहते हैं कि राज्य है वो जीवन के लिए आता है और सज्जीवन के लिए वो बना रहता है। बहुत महत्वपूर्ण इनकी कोटेशन है। इसका अर्थ यह है कि स्टेट का जो जन्म है वो ही मानव के जन्म को सज्जीवन में बदलने के लिए हुआ है। अगर अपने इस पे थोड़ा सा डिस्कस करें, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने बनाया है ये वीडियो वो नहीं केवल आपकी स्नातक कक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने मेरे अनुभव के आधार पर, मेरे पुराने पेपर जो एग्ज़ाम्स जो मैंने दिए हैं उनके आधार पर
मैंने एक एक वो बातें इसमें समाहित करने का प्रयास किया है जो टू दी पॉइंट एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी ये डिस्कस का विषय रहता है कि अराजकतावादी विचारक क्या हैं, मार्क्सवादी क्या हैं, आदर्शवादी क्या हैं, उदारवादी क्या हैं या नव उदारवादी क्या हैं। मैंने थोड़ी थोड़ी उनकी लाइनें यहाँ आपको समाहित करने का प्रयास किया है। अराजकतावादी हैं वो कहते हैं कि राज्य को, वो कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है, यानी जब मानव इतना आदर्श है तो उसके लिए राज्य की जरूरत कहाँ है। उदारवादी ये कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, भी राज्य होना चाहिए, वो एक प्रकार से पुलिस स्टेट की धारणा देते हैं। मार्क्सवादी ये कहते हैं कि राज्य है वो एक सबलतर, यानी जो आर्थिक रूप से सबल वर्ग है उसके हाथ के शोषण का एक यंत्र है, और उसकी निंदा भी करते हैं। कुल मिलाकर के हम अगर बात करें तो राज्य का कोई एक सर्वमान्य स्वरूप है वो राजनीतिक चिंतन में स्वीकार नहीं हुआ है। ये परस्पर विरोधी धारणाएं हैं, उनमें कितना सत्य है यह निर्णय करना कोई सरल कार्य नहीं है। कौन सी परम सत्य है इस पे हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे। एक अच्छा राजनीतिक चिंतन करने वाला जो विचारक होता है वो इस प्रश्न के अलग अलग उत्तरों का आपको दर्शन करा सकता है, वो अपना परम सत्य आप पर थोप नहीं सकता। राज्य तथा व्यक्ति के बीच में क्या संबंध होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। राज्य मनुष्यों से मिलकर बनेगा, लेकिन हम यूँ नहीं कह सकते कि क्या राज्य मनुष्यों का एक समूह मात्र है, ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स हैं, या उनकी एक तारतम्यपूर्ण इकाई है, उसमें कोई तारतम्यता है। इस इकाई की एकता का मूल स्रोत क्या है। एकता केवल मैकेनिकल है, यांत्रिक है, या ऑर्गेनिक है यानी स्वाभाविक है, और इस एकता का, ऐक्य का आधार स्वार्थ है या परमार्थ है। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे स्मिनावादी हैं, वो कहते हैं स्वार्थ है, यानी मनुष्य ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसको बनाया है। सोफिस्टिज्म भी यही मानते हैं, लेकिन हम अगर जीन जैक्स रूसो की बात करें तो वो कहते हैं जनरल विल यानी परमार्थ, उसके आधार पे हमने बनाया। ये हम डिस्कस करेंगे। प्राचीन काल में मनुष्य इतना उसकी जो तर्कना शक्ति थी वो इतनी तर्कशील नहीं था, वो इतना तर्क वितर्क नहीं करता था, और समाज का स्वरूप भी बहुत सरल था, जटिल नहीं था। मनुष्य स्वभाव से ही जो शासक था उसके आगे नतमस्तक हो जाता था। और लेकिन जैसे जैसे राज्य का स्वरूप थोड़ा जटिल हुआ है, तो जो पहले केवल विश्वास और आस्था के आधार पर हम जो अब हमारे राजा थे उनकी बात हम मान लिया करते थे, ऐसी बात आज नहीं है। आज विश्वास का स्थान संदेह ने ले लिया है, और आस्था और श्रद्धा का स्थान चुनौती ने ले लिया है। आज मनुष्य ये पूछता है कि किस व्यक्ति को अपने सहजातियों पर शासन करने का अधिकार है, क्यों है, हम राज आज्ञा का पालन करें तो क्यों करें, किस लिए करें, हम सब मानव हैं तो फिर एक ऐसा मानव कौन है जो हम पे शासन करे। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। दूसरी अगर अपने बात देखें राजनीतिक चिंतन की तीसरी, तो वो निकलती है राज्य का लक्ष्य। भी ये जो राज्य है उसका अंतिम रूप से टारगेट क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। भी जैसे अरस्तु कहते हैं कि ये जीवन के लिए आया है और सजीवन के लिए बना हुआ है, या अराजकतावादी कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, जबकि उदारवादी कहते हैं कि अगर राज्य नहीं होगा तो हस्तक्षेप हो जाएगा, मत्स्य न्याय वाले कहते हैं बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी। इस प्रकार से हम ये राजनीतिक चिंतन का एक विषय रहता है कि व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ स्टेट, राज्य का लक्ष्य क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। ये तीन बातें हमें देखेंगे। पहली बात अगर आप देखेंगे तो राज्य, कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि राज्य का स्वरूप क्या है। दूसरी बात में हम देखेंगे कि राज्य और व्यक्ति के बीच में संबंध क्या है, और तीसरी हम बात देखेंगे राज्य का लक्ष्य क्या है। ये तीन बातें हैं जो राजनीतिक चिंतन का आधार रहेंगी। ठीक है, थोड़ी सी मैं अपने विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि देखो राजनीतिक विचारों का जो इतिहास है वो हम किसी भी देश से शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो पेपर है उसका नाम दिया है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर हम वेस्टर्न को ही क्यों महत्व देते हैं, हम भारतीय को क्यों नहीं देते, बेबीलोन को क्यों नहीं देते, मिस्र को क्यों नहीं देते, सीरिया को क्यों नहीं देते, रोम को क्यों नहीं देते, हम यूनान की ही बात क्यों करते हैं। इस पर थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि कोई भी देश है उसमें समय समय पर राजनीतिक विचारों का इतिहास शुरू हुआ है, उनका उदय भी हुआ है और थोड़ी मोटी बात भी की गई है, लेकिन फिर भी हम इस विषय के अध्ययन का आरंभ हम यूनान से ही क्यों करते हैं, प्राचीन भारत, चीन, ईरान, बेबीलोन, मिस्र, इनसे क्यों नहीं करते, इनमें अधिक रुचि भी क्यों नहीं लेते। तो इसका मेरे हिसाब से दो कारण हैं। पहला यह है कि क्रमबद्ध लेखन नहीं हुआ है किसी भी देश में। दूसरा, स्वतंत्र विचारों का अभाव है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कथन कारण में भी प्रश्न पूछ लेता है नेट में कि राजनीतिक विचारों का अध्ययन या प्रारंभ हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से करते हैं, कथन में दे देगा और कारण में दो दे देगा। अन्य देशों में इसका क्रमबद्ध लेखन नहीं हुआ है, कथन कारण दोनों सही हैं या कथन सही है या ए आर दोनों गलत हैं। इस प्रकार से वो
अपने से पूछ सकता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो इसका कारण है कर्मठ लेखन का अभाव है और स्वतंत्र विचारों का भी अभाव है। हम थोड़ी सी यहाँ हम एक भारतीय हैं और भारतीय विचारकों की थोड़ी सी बात करेंगे कि हम बात करते हैं कौटिल्य, उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा, मनुस्मृति लिखी गई, काफ़ी बात भी हुई, हम महाभारत और